हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो अपना टॉपिक है क्रक्स का, जो कि हम NACJS बैच के लिए यहाँ पे लेके आए हुए हैं सीरीज, वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है, जिसमें आपका टाइट्रेशन पार्ट भी इंक्लूड होता है। तो NACJS के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तो मैं एक बार पहले उनको पॉइंट आउट कर देता हूं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। सेकंड, इसमें आपको रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग आनी चाहिए। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग के बाद यहां पर आपको थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन आपको यहां पर आना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट यहां पर इक्वलेंट का कंसेप्ट यूज होता है कि इक्वलेंट्स यहां पर आपको निकालने आने चाहिए। और किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, इक्वल इक्वलेंट्स में ही रिएक्शन होती है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो जो टाइट्रेशन है, वो टाइट्रेशन वाला पार्ट आपको यहां पर क्लियर होना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप सभी याद कर लेते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो ये पार्ट तो आप सभी को क्लियर है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो बहुत सारे टाइप की रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, फिर रेडॉक्स रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसके मैं शॉर्ट में आपको टाइप बताऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के मैं 2-4 आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, कुछ स्पेशल केसेस है जो आपको इसमें ध्यान रखने वो लिखाऊंगा। फिर हम आएंगे सीधे इक्वलेंट में। अब इक्वलेंट्स के अंदर जब टाइट्रेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शंस हैं, जब तक वो रिएक्शंस आपको याद नहीं होगी तब तक आपसे इक्वलेंट के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले इक्वलेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइट्रेशन वाला पार्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है ना, शॉर्ट में देख लेते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों यहाँ पर 4 तरह की होती है। एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, ये सभी आपको पता है। एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर, इनको एक एक एग्जांपल से जल्दी से समझ लेंगे, है ना। एक होती है डिस्प्रपोर्शनेशन और एक होती है हमारी कम प्रपोर्शनेशन। ठीक, तो ये बच्चों 4 तरह की यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब अगर इन चारों तरह की रेडॉक्स रिएक्शन में बात करें तो इंटरमोलिकुलर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि Cr2O7 2 माइनस हमारा रिएक्ट कर रहा है C2O4 2 माइनस से, और यहां पर क्या हो रहा है, हमें Cr3 प्लस मिल रहा है एंड CO2 ऑब्टेन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, है ना। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे क्रोमियम का, ये +6 निकल के आता है। कार्बन का जब आप निकालोगे +3 आता है। यहाँ क्रोमियम +3 है और यहाँ पे कार्बन +4 है। तो कार्बन +3 से +4 ये तो ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन क्रोमियम +6 से +3 ये रिड्यूस हुआ। तो ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं, वो इंटरमोलिकुलर कहलाती है। इंटरमोलिकुलर का मतलब है बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमारी इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स हो गई। अब इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट 2 डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि मैं बात करूं KClO3 जब डिकम्पोज होता है तो KCl + 3/2O2 देता है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो इस रिएक्शन में यहां पर क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ क्लोरीन -1 में है और ऑक्सीजन 0 में है। तो ऑक्सीजन -2 से 0 ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन +5 से -1 ये रिड्यूस हो गया। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो दोनों हो रहा है, लेकिन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है, और दूसरा मॉलिक्यूल आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये जो होता है ना, मतलब दूसरा एलिमेंट, मॉलिक्यूल नहीं, दूसरा एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस हो रहा है और दूसरा एलिमेंट आपका, एक मॉलिक्यूल के ही अंदर प्रेजेंट दूसरा एलिमेंट, ये तो हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज, और जो क्लोरीन है वो क्या हो गया, रिड्यूस।
तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट दो डिफरेंट एलिमेंट, एक ऑक्सीडाइज हो और एक रिड्यूस हो, दो डिफरेंट एलिमेंट, टू डिफरेंट एलिमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन अ मॉलिक्यूल, एलिमेंट फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट दो डिफरेंट एलिमेंट, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, तो वो इंट्रामोलिकुलर कहलाता है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखी होगी, क्या होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसको भी मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि आपके पास है Cl2, तो Cl2 क्या कर रहा है, डिसोसिएट होके Cl माइनस प्लस लेट से ClO3 माइनस बना रहा है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पे ये क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में है, यहां -1 है, और यहां पे क्या हो गया, +5 हो गया। तो ये क्लोरीन 0 से बच्चों -1 में जा रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, और ये 0 से +5 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहां भी क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, यहां पे दो डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस होते हैं, यहां पे सेम एलिमेंट from a molecule is oxidized and reduced, ठीक है, सेम एलिमेंट फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, यानी एक ही एलिमेंट वही ऑक्सीडाइज भी होगा और वही रिड्यूस भी होगा, तो जो ऐसी रिएक्शन है वो हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन, यानी रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या हो गया, देख लेते हैं एक बार। तो अगर इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस गिव Cl2, तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो बच्चों ये चार बेसिक हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन होती है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन पे थोड़ा सा आप फोकस कर लेना, क्योंकि अगर उसको घुमाना होगा तो किसी वर्ड में इस तरह से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये हमारा फर्स्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, जो कि आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे बात करें तो जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि स्पेशल केस में सबसे फर्स्ट आता है हमारा H2SO5। अब आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग इसको x मान लेते हो, हाइड्रोजन को 1 मान लेते हो, इंटू 2 हाइड्रोजन होता है, सल्फर का x मान के ऑक्सीजन को -2 इंटू 5 ले लेते हो और इक्वल टू 0 करते हो, तो यहाँ से x की वैल्यू +7 आती है और आप लिख देते हो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, +7 है, जो कि एक गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में होते ही 6 इलेक्ट्रॉन है, जब 6 होते हैं तो वो फिर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर रहा है। तो ऐसे केसेस में बच्चों आपको है ना स्पेशल केसेस को ध्यान रखना है, इनकी स्ट्रक्चर से जाना है। H2SO5 की स्ट्रक्चर में क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो भी बार बार बोलता हूँ कि इसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से निकल के आती है। ये हमारा कौन सा लिंकेज होता है, ये परोक्सी लिंकेज होता है, ये बच्चों याद रखना। अब ये परोक्सी लिंकेज क्या होता है, तो बच्चों परोक्सी लिंकेज होता है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। परोक्सी लिंकेज होता है जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परोक्सी लिंकेज। अब स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं, तो ये जो सल्फर है ये ऑक्सीजन के साथ जितने बॉन्ड बना रहा है यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इस पे -2 आ गया, ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ 1 बना रहा है, इस पे -1, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, जितना बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है उतना उस पर नेगेटिव आएगा, तो ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इन दोनों की वजह से इस पे -2 है। ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ, हाइड्रोजन का काउंट नहीं कर रहे हैं, वो उधर वाली साइड काउंट होगा, इधर वाली साइड तो एक ही बॉन्ड बना रहा है इसलिए इस पे -1, ये भी क्या कर रहा था, एक ही बना रहा है इधर इसलिए -1, तो देखो टोटल -6 हो गया, तो इस वजह से टोटल सल्फर पे क्या होना पड़ेगा, +6 निकल के आना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि CrO5 आपको पता है कि ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में जो क्रोमियम होता है वो 5 ऑक्सीजन के साथ इस तरह से कनेक्टेड होता है। तो देखो अब यहाँ पे पूछा जाए बताओ कितने परोक्सी लिंकेज है, अब ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना, बताओ परोक्सी लिंकेज कितना है। अब ये परोक्सी लिंकेज होता क्या है, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो लिंकेज होता है ना ये वाला ये परोक्सी लिंकेज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला था, तो यहाँ पर कितने परोक्सी लिंकेज है, यहाँ पर 2 परोक्सी लिंकेज है,
क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ठीक है। तो क्रोमियम यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, तो देखो क्रोमियम यहाँ पे टोटल 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 6 बॉन्ड बनाने के कारण ये +6 है। ये ऑक्सीजन परोक्सी लिंकेज में है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे परोक्साइड होता है, तो 4 ऑक्सीजन परोक्साइड के फॉर्म में है, 4 ऑक्सीजन किसके फॉर्म में बच्चों, परोक्साइड, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। एक ऑक्सीजन बच्चों किसके फॉर्म में है, ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कैसे, स्ट्रक्चर से देखते हैं। ये ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इस पे -2, ये ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ 1 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए -1, ये ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ 1 बॉन्ड -1, ये क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड तो -1, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड तो -1। तो देखो 4 ऑक्सीजन पे -1 है और 1 ऑक्सीजन पे हमारा -2 है, तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में है और बाकी ये चारों पेरोक्साइड के फॉर्म में है, इस वजह से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +6 निकल के आ गया। तो ये एक हमारे पास स्पेशल केस हो गया। एक और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये जो नेक्स्ट मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये IIT JEE ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन, Na2S4O6 में इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब अगेन वही चीज आती है, आपने बोला सर x मान लेते हैं, x मान के अगर आप सोल्व करोगे तो ये +1 इंटू 2 सल्फर है, 2 सोडियम है, प्लस सल्फर का x मान लिया, इंटू 4 है, ऑक्सीजन का -2 मान लिया, इंटू 6 है, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2.5। तो बच्चों ये जो फ्रैक्शनल आता है ना, ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। ये कैसा ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, फ्रैक्शनल अगर आ रहा है तो ये एवरेज है, क्लास में भी बताया हुआ है। तो फिर इसका सही से कैसे वो निकलेगा, तो देखो ये रहा सल्फर, यहाँ पर सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, O माइनस Na+, O माइनस Na+, यही रहने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, Na2S4O6 की स्ट्रक्चर हो गई। अब इस Na2S4O6 में जब हम देखें तो ये वाला सल्फर ऑक्सीजन के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो ये 5 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +5 आ गया। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर का, तो 2 सल्फर +5 में और 2 सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जरा इनका एवरेज लेके देखो, 5 + 5 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 आ रहा है। तो ये 2.5 एवरेज है और ये हमारा क्या देता है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। फिर बोल दिया मैंने आपको कि जब भी ऐसा आ जाए कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, तो जनरली वो क्या करता है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। एक्चुअल अगर वहां से आपको निकालना है तो आपको उसकी स्ट्रक्चर से जाना पड़ेगा, उसकी स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना के क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। तो ऐसे कुछ और स्पेशल केसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, 1-2 केसेस मैं आपको और लिखा देता हूं। तो कुछ और स्पेशल केस देख लेते हैं, है ना, जो आपको पता होना चाहिए जनरली, जिस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उसमें से एक और है हमारे पास C3O2 और एक देख लेते हैं हम Br3O8। ये जनरली वो केसेस हैं जो कि थोड़ा सा हमें एवरेज और एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं। तो C3O2 की जब आप x मान के ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने x मान लिया, कितने कार्बन है 3, ऑक्सीजन का आप -2 मानते हो, इनटू कितने ऑक्सीजन है 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू 4/3 आ रही है। तो बच्चों ये जो x इक्वल टू 4/3 है ना, ये कैसा है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल आ गया। तो जहां भी आपको दिख रहा है ना फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब वो क्या दे रहा है, वो आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू दे रहा है। एक्चुअल जब आपको निकालना है ना, तो आप इस तरह से निकालोगे, एक्चुअल जब आप निकालोगे तो वो इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला कार्बन है, देखो ये सिर्फ कार्बन सेम एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है, सेम एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है, तो उस बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते, उसके लिए आपको क्या मानना है, 0 मानना है। ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। ये कार्बन भी दो बार ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 हो जाएगा, ठीक है, 2 बॉन्ड बना रहा है ना ऑक्सीजन के साथ,
तो देखो यहां से जब एवरेज निकालोगे तो वो 4/3 आएगा। तो इनका ये एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर हो गया और ये इनका एवरेज हो गया। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब दिक्कत ये आती है, अगर मोर देन वन करेक्ट है तो हम इन दोनों को करेक्ट आंसर मानेंगे। सिंगल चॉइस है, ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है, तो हमें फिर ये करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है, वो तो एवरेज बता रहा है। जब तक क्वेश्चन एवरेज वर्ड ना बोले तब तक हम एवरेज आंसर ना करके हम एक्चुअली आंसर प्रेफरेंस में देंगे। अगर वो एवरेज पूछ रहा है तब तो फिर एवरेज ही आंसर करना है ना। तो सिंगल चॉइस में ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही Br3O8 की बात करेंगे तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया, कितने ब्रोमीन है 3 प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 8 इक्वल टू 0, ये टोटल चार्ज हो गया। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 16/3। अगेन देखो बच्चों ये फ्रैक्शनल है तो ये कैसा हो गया, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। कोई चीज अगर फ्रैक्शनल है तो मतलब वो क्या दे रही है, वो हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू दे रही है। ठीक है, इसलिए हम एवरेज पे ना जाएं, हम क्या करें जरा स्ट्रक्चर से भी आए। तो जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आती है। ये रहा हमारा Br3O8, दिस इज योर Br3O8। तो अब आपको अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप बहुत क्लियरली आंसर दे सकते हो क्या, कि सर ये ब्रोमीन तो ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गया। ये ब्रोमीन तो 4 ही बॉन्ड बना रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये +4 हो गया। अगेन ये ब्रोमीन भी ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका +6 हो गया। ठीक है, अब जरा इन सब का एवरेज निकाल के देखो, 6 6 12 4 16/3, 16/3 आ गया, तो वो एवरेज आ गया। तो ये डिफरेंस है हमारा एक्चुअल और एवरेज में। और एक्चुअल कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको स्ट्रक्चर मस्ट है, स्ट्रक्चर पता ही होनी चाहिए, तभी आप एक्चुअल का आंसर निकाल पाओगे जहां पे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस है, वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि नॉर्मल तो आप एक्स मान के कैलकुलेट कर ही लोगे, इसके रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में हम इतना ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है इक्वलेंट्स। ठीक है, इक्वलेंट्स में जाने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि आपको रिएक्शन बैलेंसिंग भी आनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये रहा कि हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। एक रेडॉक्स रिएक्शन हमें दी हुई है। तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना होता है, इसको बैलेंस करना है। दो मेथड होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, हाफ सेल रिएक्शन मेथड जिसे बोलते हैं। तो यहां पर मैं आपको जो बैलेंसिंग सिखा रहा हूं शॉर्ट में, क्योंकि टाइम की कमी है, क्रक्स है, तो हमें सारी चीजें कवर करनी है, तो मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सिखा रहा हूं। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अलावा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें। अगर रिएक्शन हमारी कौन सी है, रेडॉक्स, जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और गलती होने के चांस भी कम रहेंगे। तो UO2 प्लस और Cr2O7 2 ये दोनों यहां पर आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके UO2 2 प्लस और Cr3 प्लस बना रहे हैं। बाकी मैंने छोड़ दिया वाटर और हाइड्रोजन को, क्योंकि जब हम बैलेंस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली निकल के आएगा, है ना। हमें बस इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आपको पता है ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है और ये +3 में है, तो ये तो हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। +6 से ये किस में जा रहा है, +3 में, दिस इज योर रिडक्शन। यहां पर जब आप यूरेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर मानोगे, निकालोगे x मान के, तो वो +2 निकल के आएगा। जबकि यहां पर यूरेनियम का कितना निकल के आएगा, -4, उधर जाके तो ये +6 निकल के आएगा। ठीक है, यहां पर यूरेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे x -2 मान के, तो ये +4 निकल के आएगा। तो देखो हो क्या रहा है, जो यूरेनियम है वो +4 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। तो ये जो हो रहा है ना, ये हमारा क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन कहला रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन ये है कि एक ऑक्सीडेशन है एक रिडक्शन है, तो रिएक्शन तो हमारी रेडॉक्स है ना। अब इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करें, तो सबसे पहले हम इस वाली रिएक्शन को देखते हैं। तो यहां पर देखो 2 क्रोमियम है, तो पहले हमें तो क्रोमियम को बैलेंस करना होता है ना। चाहो तो आप इसको अलग से लिख लो। फर्स्ट क्या है, Cr2O7 2 किस में जा रहा है, Cr3 प्लस में जा रहा है। तो पहले जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसको देख लो, वो अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करो। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो क्रोमियम हमारा बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 3। अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालने हैं। टोटल क्या काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो अब बच्चों ये कैसे काउंट करते हैं, आप सभी को पता है कि हमने डिफरेंस ले लिया 3,
पर मॉलिक्यूल कितने क्रोमियम है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ पर आ गए 6। अब ऐसे ही हम दूसरी वाली रिएक्शन में भी जाते हैं। UO2 प्लस से आप जा रहे हो UO2 2 प्लस में, तो ये +4 से +6 में जा रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, +2 का आएगा। यही है, ये जो डिफरेंस है ये +2 का है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालना है। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हम कैसे निकालेंगे, जो डिफरेंस आया 2 का, पर मॉलिक्यूल कितने यूरेनियम है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है, यूरेनियम पहले बैलेंस होना चाहिए और पर मॉलिक्यूल जितना मैक्सिमम यूरेनियम है उस नंबर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है किसको, डिफरेंस को। तो डिफरेंस 2 का था, पर मॉलिक्यूल 1 यूरेनियम है, ये 1 से मल्टीप्लाई। अब हमें इन इलेक्ट्रॉन को सेम बनाना होता है, तो यहाँ पर 6 है तो इसको तो एज इट इज रहने दो, इसको 6 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये जो पूरी रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन भी आपकी किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। क्लियर, और मल्टीप्लाई करके फिर आप क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 UO2 प्लस गिव्स 3 UO2 2 प्लस एंड प्लस क्या आ जाएगा 2 Cr3 प्लस। आ चुका है ये, तो यूरेनियम और क्रोमियम बैलेंस हो चुके हैं। अब हमें जरा ऑक्सीजन को देख लेना है, तो 7 और 1 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 2 ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया। क्लियर है भाई, नहीं दोबारा देखो कैसे, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इधर 10 है और 3 दूनी 6, इधर 6 है, तो कितने ऑक्सीजन का कमी है, 4 ऑक्सीजन की कमी है। तो बच्चों जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतना वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं, कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन देखो, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर है, इधर कहीं हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, तो जितने हाइड्रोजन की कमी होती है उतना हम H+ आयन ऐड करते हैं। तो 8 H+ आयन हमने इधर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप टोटल चार्ज को बैलेंस कर लो, तो 8 पॉजिटिव और 3 दूनी 6 पॉजिटिव, 14 में से 2 गए तो 12 इधर है, 3 दूनी 6 ये है, 3 दूनी 6 ये है, 12 पॉजिटिव उधर है, टोटल चार्ज बैलेंस है। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन आ गई। अब जरा आप कंपेयर करो, तो यूरेनियम के आगे x की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये 3 आ गया, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, y की वैल्यू 8 हो गई, ये 3 है ही, z की वैल्यू 2 हो गई और ये हमारा 4 है ही। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ x y z, तो x हो गया 3, y हो गया 8 और z हो गया 2, तो 382, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, रिएक्शन बैलेंस करते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में दोबारा बता देता हूं, ऑक्सीडेशन को अलग कर लो, रिडक्शन को अलग कर लो, उसके बाद आप क्या करो, जिस एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है उसे पहले बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद डिफरेंस निकालो, उस डिफरेंस को पर मॉलिक्यूल जितना वो मैक्सिमम एटम है उससे मल्टीप्लाई करो, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ जाएगा। दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखने के बाद उनको इक्वल बनाओ, जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वो पूरी रिएक्शन उस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी, ऐड कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जहां पर आपको क्या करना होता है, रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा इक्विवेलेंट। अब देखो इक्विवेलेंट्स में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर इक्विवेलेंट्स हम निकालते कैसे। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में क्या होता है कि इक्वल इक्विवेलेंट्स में रिएक्शन होती है। अब ये इक्वल इक्विवेलेंट से मतलब क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम निकालते कहते हैं कैसे हैं, तो बहुत ही सिंपल से टर्म में याद रखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे निकलते हैं नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको लीटर में लेना होता है, नॉर्मलिटी आपको पता है, ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर ये होता है हमारा मोल इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर आप सभी को निकालना आता है, ठीक है, या ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा गिवन, या हाँ सबसे बेस्ट है गिवन मास अपॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इज योर इक्विवेलेंट मास। आप इनमें से किसी भी तरह से यहां पर क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो। अब इसमें जो एन फैक्टर आता है, कुछ लोगों ने ये एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर पढ़ा होगा, एक ही बात है, वैलेंसी फैक्टर भी आप इसे बोल सकते हो,
ठीक है, ये रिएक्शन टू रिएक्शन हमारा चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि H3PO4 है, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि H3PO4 का एन फैक्टर 3 होता है कि 3 H प्लस आयन रिलीज करता है, लेकिन मैंने बोल दिया कि इसको मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया है और मेरा जो कंपाउंड बना है वो मेरा यहां पर, तो देखो 2H है तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल मेरा क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है, और ये मेरा बन रहा है C है HPO4, ये कंपाउंड बना। तो अब ये जो रिएक्शन हो गई, इस रिएक्शन में हमसे बोला जाएगा बताओ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या है, तो अब बाय डिफॉल्ट बिना सोचे समझे आंसर बोलोगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2 है क्योंकि 2H माइनस यहां पर इसने रिलीज किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं H3PO4 का एन फैक्टर क्या है इन दिस रिएक्शन, ऐसे तो H3PO4 3H प्लस आयन रिलीज करता है, 3 यहां पर उसका एन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में H प्लस आयन कितने रिलीज किए, तो देखो यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे उसके पास एक रिमेनिंग रह गया, तो इसका मतलब उसने इस रिएक्शन में 2 ही H प्लस आयन रिलीज किए और इस रिएक्शन में उसका एन फैक्टर 2 होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग गलती करते हो, रिएक्शन टू रिएक्शन ध्यान रखना कि वो कितना H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, एसिड है या बेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको एन फैक्टर लेना होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि I माइनस है, I माइनस का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर अलग होता है, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर अलग होता है। कैसे, तो ये एग्जांपल भी हम यहां देख लेते हैं कि केमनोफोर वाला एग्जांपल समझाता हूं। केमनोफोर या पर मैग्नेट आयन हमारा क्या होता है, MnO4 माइनस होता है। तो अगर आप एसिडिक मीडियम में जा रहे हो तो एसिडिक मीडियम में ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास न्यूट्रल मीडियम है तो न्यूट्रल मीडियम में ये हमारा MnO2 या Mn+4 में जाता है, और अगर हमारा बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में ये हमारा Mn+6 में जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि किसमें एन फैक्टर क्या होगा, क्या सब में एन फैक्टर केमनोफोर का सेम होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पर हम रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन निकाला, नंबर +7 आ रहा है, यहाँ +2 है तो डिफरेंस 5 का आ रहा है, इसलिए इसका एन फैक्टर 5 होगा। यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, डिफरेंस 3 का आ रहा है, इसका 3 होगा। यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, डिफरेंस 1 का आ रहा है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे डिफरेंट एन फैक्टर्स हो गए, है ना। रिएक्शन टू रिएक्शन हमारे एन फैक्टर भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो एन फैक्टर भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जैसे कि कुछ और रिएक्शन है वो मैं आपको लिखा देता हूं, है ना। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट्स के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये रिएक्शंस पता होनी चाहिए कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि हमारे पास इसके बाद आता है K2Cr2O7, तो बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ और सिर्फ कौन से मीडियम में ऑपरेट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑपरेट होता है, जो कि किस में कन्वर्ट होता है, Cr3 प्लस आयन में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो एन फैक्टर होगा, यहाँ पे +6 है, यहाँ +3 है, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 3 का, और पर मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने क्रोमियम है, 2, तो इसका एन फैक्टर 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर H2O2, अब H2O2 हमारा डिपेंड करता है कि वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो H2O2 हमारा H2O में जा रहा है या H2O2 हमारा O2 में जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो H2O2 यहाँ पर -1 में है, यहाँ पे -2 में है, तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का हो गया, 2 का। तो यहाँ पर ये डिफरेंस तो 1 का है, लेकिन पर मॉलिक्यूल कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन एटम हो गया, तो इसलिए इसका जो एन फैक्टर होगा वो 2 होगा। ये -1 है, ये 0 है, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया, 1 का, और पर मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन है, 2, तो इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 है। तो देखो एन फैक्टर तो यहाँ पे H2O2 का सेम आ गया, लेकिन फर्क क्या पड़ा कि यहाँ पर इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। यहाँ पर इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट में बन रहा है तो एन फैक्टर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है तो एन फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है। लास्ट ईयर 2023 का जब आप पेपर उठाओगे तो वहां पर उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, लुईस एसिड बेस रिएक्शन पूछी गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है रिएक्शंस के लिए कि क्या वहां पर हो रहा है, क्या कन्वर्जन हो रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो H2O2 हो गया। अब है ना, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी हैं जो कि आपको मस्ट है कि पता तो होना ही चाहिए, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7। नेक्स्ट जो आता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं हाइपो।
आप लोगों ने देखा होगा कि ये अच्छा बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें बोला जाता है कि हम इसको हाइपो के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, आयोडीन जो लिबरेट हुई है उसे हाइपो से पास करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपो हाइपो होता क्या है, सोडियम थायोसल्फेट होता है, तो हम उसका आयन वाला पार्ट ले रहे हैं, थायोसल्फेट आयन, तो H2O3 2 माइनस, ठीक है। ये हमारा हाइपो सॉल्यूशन है। तो ये एसिडिक मीडियम में बाय डिफॉल्ट ऑक्सीडाइज होता है किसमें, H4O6 2 माइनस में। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ये 2 निकल के आएगा, और जब यहाँ निकालोगे तो ये 2.5 आएगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस आया वो कितने का है, 0.5 का, लेकिन पर मॉलिक्यूल 2 सल्फर होने के कारण यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, हाइपो का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मैंने आपको बोला कि आयोडीन आयोडीन अगर I माइनस है तो I माइनस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो एसिडिक मीडियम में ऑपरेट हो रहा है या वो बेसिक मीडियम में ऑपरेट हो रहा है। अगर वो एसिडिक मीडियम में है तो वो I2 में ऑक्सीडाइज होगा, बेसिक मीडियम में है तो वो IO3 माइनस में जाएगा, ठीक है। तो I माइनस से I2 तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 है, ये 0 है, ठीक है। लेकिन -1 से अगर वो सीधा किस में जा रहा है, प्लस किस में हो गया, ये 5 में हो गया, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 6 का हो गया, इसलिए इसमें एन फैक्टर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो रिएक्शंस हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, है ना। तो इस तरह के ऊपर बेस हमारा एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है जो कि हम आज थोड़ा सा करेंगे और उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये है प्रॉब्लम जिसमें हमें दिया हुआ है कि 22.7 ml ऑफ N/10 सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है जो कि न्यूट्रलाइज कर रहा है 10.2 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, और देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ सेम H2SO4 सॉल्यूशन, ताकि उसकी नॉर्मलिटी क्या हो जाए, N/10 हो जाए। तो हम क्या करें, हमें देखो ये रिएक्शन दी हुई है तो हमें ये पता होना चाहिए, दो चीजें हैं, या तो ये कि हम पूरी बैलेंस रिएक्शन लिखे और मोल बैलेंस लगाएं, है ना। एक तरीका तो वो है, आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आपने H2CO3 प्लस क्या बनेगा, Na2SO4 कंप्लीट रिएक्शन पे बनेगा, ये हमने रिएक्शन लिख दी, बैलेंस कर लो, मोल बैलेंस लगा लो, स्टोइचियोमेट्री एनालिसिस लगा लो, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। बट दूसरा तरीका क्या है कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसका जो वॉल्यूम है वो 22.7 ml दिया हुआ है, इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो हमें 1/10 दे दी, तो हम इसके मिली इक्वलेंट्स निकाल लें। मिली इक्वलेंट्स क्यों बोला, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो मिली इक्वलेंट्स हो जाएंगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। ये कितना हो गया, नॉर्मेलिटी 1/10 है, वॉल्यूम 22.7 है, तो इसके भी इतने ही मिली इक्वलेंट्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो इसके मिली इक्वलेंट्स कैसे निकालें, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका जो वॉल्यूम है जो कि यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है वो 10.2 ml है, अननोन क्या हो जाएगा, इसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल कर दिया। तो नॉर्मेलिटी अननोन है, इनटू वॉल्यूम हमारे पास 10.2 लीटर दिया हुआ है, तो 10.2 ml दिया हुआ है। तो यहां से सोल्व करके हमें क्या मिल जानी है, हमें नॉर्मेलिटी मिल जानी है। तो नॉर्मेलिटी क्या आ गई हमारे पास, 2.27 डिवाइडेड बाय 10.2, ठीक है, ये नॉर्मेलिटी आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि देन ये हमारे इस H2SO4 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है, 400 ml इस H2SO4 सॉल्यूशन में हम कितना पानी डालें कि नॉर्मेलिटी एग्जैक्टली 1/10 हो जाए। तो आप देखो इसमें दो कंसेप्ट उसने मिक्स कर दिए। पहला कंसेप्ट उसने इक्विवेलेंट का लगाया, जिससे उसने पहले आपसे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कराई। दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे बच्चों डाइल्यूशन, डाइल्यूशन कर रहा है वो पानी डाल के। तो डाइल्यूशन में क्या होते हैं, मोल कांस्टेंट रहते हैं, या ये बोल दें इक्विवेलेंट कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मोल कांस्टेंट है तो मोल इनटू एन फैक्टर ही मेरे इक्विवेलेंट्स होते हैं, इक्विवेलेंट्स कांस्टेंट है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से मेरे पास एक गिलास पानी मैंने लिया, इस एक गिलास पानी में मैंने क्या किया, एक टेबल स्पून शुगर डाला। अब इस एक गिलास को मैं क्या कर रहा हूं, या ये मान लो ये आधा गिलास पानी है, इस आधे गिलास पानी में मैंने एक टेबल स्पून शुगर डाला, ठीक है। तो ये गिलास लेट से 200 ml का है, मैंने 100 ml पानी लिया था, 100 ml में एक टेबल स्पून शुगर है, फिर मैंने इसमें 100 ml और पानी डाल के इस गिलास को फुल कर दिया। जब मैंने इस गिलास को फुल किया तो अब पानी 200 ml हो चुका है, उस 200 ml में भी अब
कितना शुगर होगा तो 1 टेबल स्पून शुगर ही होगा, यानी डाइल्यूट करने पर शुगर की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, शुगर के जो मोल्स थे वो कांस्टेंट रहे, यानी सॉल्यूट के मोल्स हमारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो डाइल्यूशन का यही कंसेप्ट होता है कि मोल या इक्विवेलेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मोल या इक्विवेलेंट हमारा कांस्टेंट होता है। तो आपके पास दो तरीके, मोल कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो m1v1 इक्वल टू m2v2, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इससे जाओ n1v1 इक्वल टू n2v2, ठीक है। तो डाइल्यूट करने से पहले और डाइल्यूट करने के बाद की चीजों को इक्वल कर दो। पहले वॉल्यूम कितना है 400 ml, ml में ही रखो वॉल्यूम को, इनटू नॉर्मेलिटी कितना है 2.27 डिवाइडेड बाय 10.2। बाद में नॉर्मेलिटी उसने बोली हुई है कि 1/10 हो गई, तो बाद का जो वॉल्यूम है वो हमें यहां से मिल जाएगा। ये क्लियर है सभी को, ठीक। तो यहां से हमें क्या वॉल्यूम मिला, तो वॉल्यूम की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 4000 इंटू 2.27 डिवाइडेड बाय 10.2, ठीक है। पॉइंट्स हटा रहा हूं मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो 4000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 227 डिवाइडेड बाय 102। थोड़ी सी अजीब सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, टफ तो नहीं बोलेंगे अपन, है ना। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यहां से जो हमें मिलेगा वो फाइनल वॉल्यूम मिलेगा, ठीक। तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू है वो कुछ 2.22 समथिंग इंटू 400 ये आएगा, और ये हमें क्या देगा, मल्टीप्लाई करके 890 के आसपास देगा, ठीक है। तो ये हमारे को अगेन आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसी है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि एनएससी जेएस में आजकल बच्चों बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं। लास्ट ईयर का पेपर उठाना, उसमें 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, एक तो बहुत ही क्लोज था जिसमें आंसर मैक्सिमम बच्चों का वो गलत हुआ है। तो 890 ml ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसने बोला है कि कितना वॉल्यूम और ऐड करना है, तो पहले 400 था, बाद में 890 हो गया, मतलब 490 हमने और क्या किया, 490 ml हमने पानी और मिक्स किया, ताकि उसकी जो नॉर्मलिटी है वो कितना हो जाए, वो हमारे पास 1/10 नॉर्मल हो जाए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। तो देखो बच्चों, इस तरह से वो क्वेश्चन मिक्स करके दे सकता है, इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगा के आपसे, फिर डाइल्यूशन का कंसेप्ट लगा सकता है, वो इसमें इंडिकेटर मिक्स कर सकता है ना। इंडिकेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिकेटर की पीएच रेंज आपको याद होनी चाहिए, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोप्थेलिन, लिटमस पेपर, स्पेशली ये 4 इंडिकेटर तो आपको याद ही होना चाहिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक। तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं कराने के लिए, बट लेट्स से एक और क्वेश्चन जो कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ समझ में आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये रहा हमारे पास KiO3 ऑफ अननोन मोलरिटी, यानी यहाँ पर इसकी मोलरिटी क्या है, अननोन है, गिवन टू टाइट्रेट विद Ki, है ना। उसने बोल दिया है कि आप क्या करा रहे हो कि KiO3 को टाइट्रेट करा रहे हो, किसके साथ, Ki के साथ। तो जब आप टाइट्रेट करा रहे हो इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, मीडियम भी उसने बोल दिया स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, I2 प्रोड्यूस कर रहा है। यानी अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, तो यहाँ ये -1 में है, यहाँ ये +5 में है, यहाँ ये 0 में है, तो ये कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। तो ये क्वेश्चन ने बोला है कि I2 प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके लिए हमें डाटा भी दिया हुआ है, KiO3 की मोलरिटी अननोन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसकी मोलरिटी अननोन है। KiO3 का कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम उसका 1 लीटर हम ले रहे हैं, है ना, ये टोटल है। तो उस 1 लीटर मोलरिटी वॉल्यूम की मोलरिटी हमें बतानी है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है 50 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KiO3 रिक्वायर्ड, हमें Ki के बारे में डाटा दिया हुआ है, ठीक। तो इसको 1 लीटर को मैं अभी हटा रहा हूं, इसका जो वॉल्यूम यहां पर हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना यू कंज्यूम करवा रहे हैं, 50 ml। उसके लिए जो Ki का वॉल्यूम लग रहा है वो लग रहा है हमारे पास यहाँ पे 10 ml। इसकी जो मोलरिटी है वो 0.1 है, इसकी मोलरिटी क्या है, 0.1, ठीक है। यह है फॉर कंप्लीट रिडक्शन इनटू I2। तो हमें पता है कि अब हमसे इसकी मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी पूछा है, ऑब्वियस सी बात है कि 1 लीटर और की हो या 50 ml की हो, ठीक है। हमने उसी में से तो 50 ml निकाला है, तो मोलरिटी तो सेम ही आनी चाहिए। तो एक बार कर लेते हैं, कैसा करें,
इक्वलेंट सेम, तो हमें एन फैक्टर निकालना है। तो देखो यहाँ पर इसका एन फैक्टर 5 से 0 में जा रहा है और ये -1 से 0 में जा रहा है, यही है। तो 5 से 0 इसका एन फैक्टर 5 है, -1 से 0 इसका एन फैक्टर 1 है। तो नॉर्मेलिटी हमें क्या मिल जाएगी, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर से। तो इक्वलेंट्स हम इक्वल कर देते हैं, कर दे इक्वलेंट्स। तो इसकी नॉर्मेलिटी हो गई मोलरिटी इनटू एन फैक्टर 5 इनटू वॉल्यूम हो गया 50, जो कि अननोन है, मोलरिटी अननोन है। इसकी मोलरिटी हो गई 0.1 इंटू एन फैक्टर हो गया 1 इंटू वॉल्यूम हो गया 10। तो ये 0 से तो ये 0 गया और मोलरिटी इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 25। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 100/25 इंटू 10 की पावर -3, यानी 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये इसकी मोलरिटी है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको जब भी टाइट्रेशन के क्वेश्चंस करने हैं, है ना। आपको ये एन फैक्टर वाला जो केस है ना, बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा, कौन किस में रिड्यूस होगा, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वलेंट्स के ऊपर बेस कंसेप्ट था। तो क्रक्स आपका ज़्यादा टाइम लेने के लिए नहीं लिया गया है। उस चैप्टर की जो कुछ पॉइंट्स हैं, थॉट्स हैं, जो कि आपको टच में होने जरूरी है, वो आपको बताने के लिए ये क्रक्स हम आप यहाँ पर लेके आए हैं। होप सो आपको चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू मिला होगा, चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। कैसे चैप्टर को पढ़ना है ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्या क्या टॉपिक्स पे ध्यान देना है ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया। इंडिकेटर भूल मत जाना। और ये जो रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शंस भी आपको याद होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, यहाँ पर मैंने कुछ 7 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको लिखाई है, कम से कम 20 से लेकर 30 ऐसी रिएक्शंस है जो आपको याद करके जानी है, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। आपको फिर भी कोई डाउट्स है, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं कि सर इन चैप्टर्स के वीडियो बना दो, इन चैप्टर का क्रक्स बना दो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम वो आपकी इच्छाओं को फुलफिल कर पाएँ। और भी फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको बहुत ध्यान से मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो जो। और बाकी अपना NSCJS ट्रेनिंग कैंप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप लोग अगर एनरोल हैं, सेलेक्टेड हैं, तो वहाँ से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी अपना बैच है ही NSCJS का। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।